Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 24 फरवरी 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक के नाम से डायरेक्टली इस चैनल का लिंक दे रखा है। आपको क्या करना है, जस्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली चैनल ओपन हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं, वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, तो जाकर इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है आप लोगों को मैप में जाकर देखना है मोरक्को को। मोरक्को की क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, कहाँ पर ये लोकेटेड है, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जिससे आप लंबे समय तक इसको याद रख पाओगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, और सबसे पहला आर्टिकल हेडिंग क्या है, दिल्ली कोर्ट ग्रांट्स बेल टू दिशा। अब यहाँ पे दिशा रावी का केस जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पिछले कुछ टाइम में। ये बेसिकली केस कौन सा है, ये है टूल किट वाला केस। अब ये टूल किट क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा इस केस के अंदर, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखो अब यहाँ पर आपको पिक्चर में एक पर्सनैलिटी दिख रही होगी, ये इसका नाम है दिशा रावी। ये 22 साल की लड़की है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। अब यहाँ पर क्या करा इसने, इंडिया में क्या करा है, एक टूल किट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया। अब ये टूल किट क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी कंसर्न को लेकर ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल आज हमारे कंट्री में फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है, तो बेसिकली ये जो टूल किट बनाया गया था ये फार्म प्रोटेस्ट को लेकर बनाया गया था, ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये डॉक्यूमेंट इनके द्वारा भी तैयार नहीं किया गया था, ये एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है जिसका नाम है जो कि ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है, जो कि स्वीडन में रहती है। अब यहाँ पे ग्रेटा थनबर्ग ने बेसिकली ये टूल किट को शेयर किया था। अब उसी टूल किट को जो हमारी कंट्री में रहने वाली जो ये दिशा रावी है, 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इन्होंने क्या करा, उसी टूल किट में 2 लाइन एडिट करी और भाई उसको शेयर कर दिया। अब यहाँ पर उसको शेयर करने के बाद क्या हुआ, दिल्ली पुलिस पड़ गई इनके पीछे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बोला है कि भाई वो जो टूल किट है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करती हैं, ठीक है, कंट्री को हमारी डिसरिस्पेक्ट करती है। तो उसके केसेस पर क्या करा, उसके बेसिस पर भी इनको कस्टडी के अंदर डाल दिया गया। फिर अरेस्ट करने की बात करी गई, 2 बार कस्टडी में डाला गया, एक बार पुलिस कस्टडी हो गई, एक बार जुडिशियल कस्टडी हो गई। फिर उसके बाद इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, लगभग पिछले 2 दिन से इनसे क्वेश्चनिंग करी जा रही है। अब यहाँ पर ये चीज़ चल रही थी, अब उसके बीच में क्या हो गया भाई, दिल्ली कोर्ट का जजमेंट आ गया है। अब जजमेंट में बोला गया जो टूल किट इनके द्वारा शेयर किया गया था उससे भाई किसी को हार्म नहीं पहुंचा है, इनॉक्यूकस, उससे कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई इंजरी नहीं हुई है, तो भाई उसके बेसिस पे इनको बेल दी जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर केस पूरा सॉल्व हो चुका है, आपको याद रखना है इनको बेल मिल चुकी है, क्योंकि कोर्ट ने बोला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनॉक्यूकस नहीं है, मतलब कि कोई भी किसी को भी हार्म नहीं पहुँचा, परेशानी नहीं हुई, साथ ही साथ क्या हुआ, किसी को भी यहाँ पर इंजरी नहीं हुई है। ओके, तो ये था केस, इसको याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आता है सेकंड आर्टिकल। बात करी गई है वैक्सीन रोल आउट फॉर ओल्डर पीपल सून। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि भाई जो वैक्सीन है कोविड-19 की, वो हम लोग ओल्डर पीपल के लिए भी जल्दी से ही लाने वाले हैं। ओल्डर पीपल को भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करेंगे। ओल्डर पीपल की बात करें तो यहाँ पर लगभग बोला गया है 50 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है उनके उनके ऊपर फोकस दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोग किनके ऊपर फोकस दे रहे हैं, जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या फिर हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, उनको हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब इनके बाद किनका नंबर आना है, जो 50 साल के हैं या फिर उससे ज़्यादा के हैं, तो उन ओल्डर पीपल को एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि भाई ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा और जल्दी हम इसको स्टार्ट करेंगे, ऐसा हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कहना है।
उसके बाद यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक और अच्छी बात बोली है कि भाई देखो, पब्लिक और प्राइवेट, यानी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकें, ताकि जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन है उसमें हम रैंप अप कर सकें, उसकी स्पीड बढ़ा सकें। ऑब्वियस सी बात है, सारा काम हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कर पाएंगे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का भी एक हम अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर अब यहाँ पे आते हैं पेज नंबर सेकंड की तरफ। पेज नंबर सेकंड पे एक आर्टिकल ये वाला आएगा, कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे ये बोला गया था भाई, पिछले साल फरवरी से जितने भी यहाँ पर अगर राइट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को अगर परेशानियाँ हुई हैं, तो उसके लिए सरकार जो है कंपनसेशन पे करेगी, मुआवजा पे करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। नाउ यहाँ पर भी उसी के बारे में बात करी गई है। जो 500 राइट विक्टिम्स, यानी कि अभी जो ऐसे विक्टिम्स मिले हैं जिनको यहाँ पे इन दंगों से नुकसान हुआ है, कम से कम 500 लोग मिल चुके हैं। इन्होंने भाई रीअसेसमेंट के लिए फाइल कर दिया है कि भाई उनको एक रिलीफ दिया जाए, उनको यहाँ पर ये मुआवजा दिया जाए। ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तो 500 लोगों ने अब यहाँ पर जनरली फाइल कर दिया है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद अब यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट रिलेटेड आर्टिकल हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, पेज नंबर 3 के ऊपर आएंगे। एक आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा आपको, ये आपको ये भी जानने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? 35 पीपल जो हैं वो यूके स्ट्रेन के देखने को मिला है कैपिटल के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर कोविड के केसेस जो है लगभग 35 लोग ऐसे देखने को मिले हैं, 35 केस ऐसे देखने को मिले हैं जो कि यूके वाला स्ट्रेन है, यूनाइटेड किंगडम का स्ट्रेन है, यानी कि और यूनाइटेड किंगडम के अंदर आप लोगों को मालूम है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोविड-19 का बदलाव हुआ था, उसके अंदर म्यूटेशन चेंज हुआ था, और उस म्यूटेशन चेंज को हम लोग बोलते थे B1.1.7 कर। ठीक है, तो ये नया बदलाव हुआ था कोविड-19 के, उसको और ख़तरनाक बना देता है। तो वही वाला स्ट्रेन देखने को मिला है कैपिटल के अंदर, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ पे और भी ज़्यादा केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ना आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 4 की तरफ, और कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने, वो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 की तरफ, और पेज नंबर 8 पे वही बिल्कुल सेम आर्टिकल जो कि हमने अभी के अभी पेज नंबर 1 पर कवर किया। बेसिकली किसके बारे में है? वो है दिशा रावी के बारे में। तो जो अभी यहाँ पर दिल्ली ने क्या करा, दिल्ली कोर्ट ने बेल दे दी है इस पर्सनैलिटी को, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये हमने बिल्कुल अभी के अभी कवर किया है। और उसके बाद ये भी हमने देखा कि भाई जो ओल्डर पीपल हैं उनका वैक्सीनेशन होगा जल्दी ही, और जो 50 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है उनके ऊपर भी हम लोग जल्दी फोकस देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे, और आगे यहाँ पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। अभी ये भी मैंने डिस्कस किया था, दिशा रावी से क्वेश्चनिंग काफ़ी सारी हो रही है, तो लगातार दूसरे दिन तक यहाँ पे क्विजिंग करी गई, यानी क्वेश्चन पूछा गया था इनसे। तो मंडे में क्वेश्चनिंग करी गई थी, लगभग 8 घंटे तक जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जो टूल किट केस है उसी से रिगार्डिंग। उसके बाद कल भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। नाउ अब फाइनली जो है बेल मिल चुकी है, तो अब यहाँ पे इस तरीके के आर्टिकल्स आना है काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला। इसके अंदर बोला गया, यहाँ पे देखो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस खाली हेडिंग देखो, बात करी गई है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एस जयशंकर प्रसाद। अब इनके द्वारा बोला गया जो टेररिज्म है वो आज के टाइम पर क्राइम है बहुत बड़ा अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट में जो आतंकवाद है एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो उसको लेकर बताया गया। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो टेररिज्म है वो आज के टाइम पर, यहाँ पे आपको इनकी स्टेटमेंट देख सकते हो, उनकी स्टेटमेंट है यहाँ पर दी गई है इनके द्वारा कि भाई बहुत ज़्यादा ग्रेवेस्ट है आज के टाइम पर ह्यूमन के लिए, मानवता के लिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऐसा क्राइम है जो कि ह्यूमैनिटी को बर्बाद करता है, साथ ही साथ बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे संविधान के अंदर हैं, उनका भी वायलेशन करता है। वो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि ह्यूमन राइट्स आपके देखने को मिलेगा, राइट टू लाइफ है, लोगों के पास जीने का हक है, तो उस तरीके के जो हमारे पास हक हैं, हमारे संवैधानिक राइट्स हैं, उन सब का वॉयलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब टेररिज्म से, तो आतंकवाद को एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करा गया है यहाँ पर। नाउ ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा सा आइडिया लेना है यहाँ पर, हेडिंग से ही हम लोग समझ गए थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो है आप ऐसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो अपने एग्जाम्स में।
नाउ आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ, और पेज नंबर 10 पर आता है यहाँ पर एक आर्टिकल हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि भाई जो गवर्नमेंट है वो जल्द से जल्द इंश्योर करने वाली है हेल्थ केयर सभी लोगों के लिए, यानी हेल्थ केयर को हम लोग ज़्यादा मजबूत करेंगे, ज़्यादा रोबस्ट करेंगे, ताकि जो लोगों को ऊपर फोकस करा जाए और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, तो क्योंकि कोविड-19 ने भाई बहुत कुछ सिखाया है हम लोग को, और कोविड-19 ने ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस जो ऐसे सिमिलर चैलेंजेस हैं उससे ईजिली लड़ सकते हैं, अगर आज के टाइम पर हम अच्छे स्टेप उठा लेंगे तो। इसको देखते हुए यहाँ पर बोला गया कि भाई जो अब की बार आपको मालूम है 1 फरवरी को बजट आया था, अब उस बजट के अंदर भी काफ़ी अच्छा एलोकेशन दिया गया है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। क्योंकि भाई इस कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखाया है हम लोगों को, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर कमिटमेंट ली है कि भाई वो हर किसी पर्सन को जो भी हमारे कंट्री के अंदर प्रेजेंट है उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएंगे। और कोविड-19 ने ऐसे लेसन्स दिए हैं हम लोग को जो कि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो और कुछ इतना यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद आता है यहाँ पर इन्होंने अपनी स्पीच दी थी, उसके अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। नाउ इनकी स्पीच में एक और बात बोली गई, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है आयुष सेक्टर के जो एफर्ट्स हैं उनको प्रेज कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। नाउ आपको क्वेश्चन का इसका आंसर बताना है, भाई आयुष की क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या फुल फॉर्म है आयुष की। तो आयुष सेक्टर जो आज के टाइम पर एफर्ट्स लगा रहा है इस पैंडेमिक के टाइम पर, उसकी दाद देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोगों को कंट्री के अंदर और भी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा जिससे हम लोग हेल्थ सेक्टर को डेवलप कर पाएँ। उसके बाद आता है बराबर में नेक्स्ट आर्टिकल, बात करी गई है इंद्रधनुष 3.0। अब ये इंद्रधनुष 3.0 का ये बेसिकली है क्या, टू फिल गैप इन इम्यूनाइजेशन ड्यू टू कोविड-19। अब देखो यहाँ पर क्या है, इम्यूनाइजेशन, अभी देखो कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस में सभी कुछ बंद था, तो फिर क्या हुआ, लोगों को जो इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शन लगते थे, जैसे कि उनको कोई बीमारी ना लगे उसका टीके लगते थे, तो वो टीके नहीं लग पा रहे थे। तो अब यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, जो इंद्रधनुष 3.0 वाला ये प्रोग्राम था, ये जो कैंपेन था, इसमें जो ये इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शन लग रहे थे, वो टीके लग रहे थे जो कि आपको बीमारियों से बचाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा गैप चल रहा है। नाउ अब उस गैप को फुलफिल किया जाएगा। अब वो गैप को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 में सब कुछ बंद था तो ये इंजेक्शन नहीं दिए गए, तो पहले दिन पे हमने दे दिया है, ये इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। लगभग पहले दिन में कितने लोगों को कवर करा गया है, 29,000 बच्चों को कवर करा गया, 5,000 महिलाओं को कवर करा गया है इस वैक्सीनेशन में। ठीक है, तो बोला गया जो स्टेट्स हैं, और स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गई, और ये सब क्या कर रही हैं, अब इंद्रधनुष 3.0 की तरफ बढ़ रही हैं, और काफ़ी सारे बच्चों को ये लोग कवर कर चुके हैं, और पहले दिन पे ये लोग इन्होंने वैक्सीनेशन दे दिया है। अब आने वाले टाइम पे अपनी स्पीड को रैंप अप करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बंद हो गई थी कोविड-19 की वजह से। नाउ अब ये वापस से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रहेगा, और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, ऐसे इंजेक्शन देना जो कि आपको डिजीज़ से, जो कि बीमारियों से प्रिवेंट करें, इस तरीके के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली, याद रखना क्या है इंद्रधनुष 3.0, बेसिकली एक इम्यूनाइजेशन का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बात करी गई है डीएसी। डीएसी का मतलब है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। भाई इसने क्लियर किया है 13,700 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट, वो क्या है देखो, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी। इन्होंने जो है मंगलवार को एक प्रोक्योरमेंट था, एक ऑर्डर था, उसका क्लियर किया है, बिल्कुल जो प्रपोजल था उसको क्लियर किया है। लगभग वो कितने रुपए का था, 13,700 करोड़ रुपए का था। इसमें क्या था, 118 अर्जुन MK-18 टैंक्स को यहाँ पे, जिनकी कॉस्ट है लगभग 8,400 करोड़ रुपए की, और तो इन टैंक्स को यहाँ पर क्या करा गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हैंड ओवर कर दिया गया हमारी आर्मी को। तो हमारी आर्मी को ये टैंक्स दे दिए गए हैं, और आप देख सकते हो कितने के टैंक्स हैं, ये 8,400 करोड़ रुपए के टैंक हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और प्रपोजल है, वो कितने का है, 13,700 करोड़ रुपए का ये प्रपोजल है। और यहाँ पे साथ ही साथ और भी चीज़ें हम लोग अपने आर्मी को प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर बात करी गई है M4 कल्याणी, तो ये M4 कल्याणी का यहाँ पे हम लोग एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी देने वाले हैं, ताकि हम अपने आर्मी को ये सपोर्ट दे सकें। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई, जो ये M4 कल्याणी है, ये एक ब्लास्ट प्रोटेक्शन व्हीकल है,
और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि आर्मी को दिया जाएगा और इसको डेवलप करा गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो डीआरडीओ है वो हमारे डिफेंस सेक्टर को देखता है, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होता है उनको मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही बताया गया जो कल्याणी M4 है, ये एक ब्लास्ट प्रोटेक्शन व्हीकल है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को जो ये प्रिपेयर कर कर क्या दिया जाएगा, हमारे आर्मी को दिया जाएगा और कम से कम ये 27 व्हीकल जो है ये देने वाले हैं हम लोग। तो बेसिकली एक डिफेंस सेक्टर पर हम लोगों का एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप इससे ये याद रख सकते हो, डिफेंस सेक्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। एडवर्टीजमेंट है और पेज नंबर 12 पर भी एडवर्टीजमेंट भरा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं पढ़ना। पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा, अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये। क्यों? क्योंकि देखो, एक फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वायरल हुआ है और हम लोगों ने कवर भी किया है 3-4 बार। अब यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ आज के एडिटोरियल के अंदर भी है। तो देखो, फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में एक बिल लेकर आया और उस बिल के अंदर बोला गया, जो भी फेसबुक है, फेसबुक जैसी कंपनीज हैं, खासकर पहले तो बात करी गई है फेसबुक की। जो फेसबुक है, फेसबुक को क्या करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा बिल लाया गया। देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकल मीडिया है, ठीक है, जो वहाँ के मीडिया पर्सन से रहने वाले, तो इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया के बिल के अंदर बोला गया, जो फेसबुक है, फेसबुक को पैसा देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लोकल मीडिया वाले लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई लोकल मीडिया मेहनत कर रही है, लोकल मीडिया कंटेंट बना रही है, फेसबुक उन कंटेंट को दिखा रहा है और फेसबुक भाई कंटेंट दिखाकर अपना तो पैसा कमा रहा है एडवर्टीजमेंट लगाकर, लेकिन यहाँ पर जो लोकल मीडिया है उसको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उस मीडिया को भी कुछ ना तो कुछ मिलना चाहिए। अब इन चीज़ों को देखते हुए फेसबुक ने क्या किया था, फेसबुक ने बोला भाई हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने न्यूज़ चैनल ही नहीं चलाएंगे। ठीक है, न्यूज़ चैनल ही नहीं चलाएंगे, ये फेसबुक ने बता दिया था। और यहाँ पे बोला कि भाई कभी भी हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, इस वजह से हम न्यूज़ चैनल ओपन ही नहीं करेंगे। लेकिन ये जो इशू था, फाइनली यहाँ पर ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। इसमें बताया गया जो फेसबुक है वो बिल्कुल जो ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ ब्लैकआउट था उस पर एंड हो चुका है, जो भी यहाँ पर इनके आपस में विवाद चल रहा था। अब यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हुआ है, एग्रीमेंट ये हुआ है कि भाई जो भी कंपनीज़ हैं वो पे करेंगी। ठीक है, खासकर गूगल भी पे करेगा। तो यहाँ पर फेसबुक के द्वारा खुद ही बोला गया, ट्यूसडे में यहाँ पर बोला गया कि भाई जितने भी अभी यहाँ पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, फेसबुक ने बोला है ट्यूसडे इट वुड लिफ्ट अ कंटेंशियस बैन ऑन ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ एंड पे लोकल मीडिया कंपनीज। यानी कि क्या है कि भाई देखो क्या होगा, अभी जो बैन लगा रखा है वो हटेगा, साथ ही साथ जो वहाँ की लोकल मीडिया कंपनीज हैं, ठीक है, उनको फेसबुक पे करेगा। फेसबुक ने खुद बोला है, जैसा बिल बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया का वैसा ही ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और एग्रीमेंट करा गया फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने अनाउंस किया, इसका पहला डील अनाउंस किया ऑस्ट्रेलियन मीडिया कंपनी के साथ, और वो कंपनी कौन सी है, 7 वेस्ट। और यहाँ पे बोला कि भाई कमर्शियल डील है ये, और बहुत सारे लोकल न्यूज़ के साथ आने वाले टाइम पे भी यहाँ पर ये डील हो सकती है। और अब इस तरीके से जो है आपस में इनका जो विवाद चल रहा था वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि अब यहाँ पर ये विवाद नहीं है, फेसबुक ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हाँ अब पेमेंट करी जाएगी। ठीक है, अब जो जो भी बनेगा वो मीडिया कंपनीज़ को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला आर्टिकल देखोगे, इस आर्टिकल को मैं कल डिस्कस करूँगा। ठीक है, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स जो कि मैंने अभी आपको एक दो आर्टिकल मैंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है, जानबूझ के किए हैं, वो मैं कल आपको रीज़न बताऊँगा। पेज नंबर 14 की तरफ आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल हैं बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो ये वाला है, जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताया जा रही है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है हमारी कंट्री में क्वार्टर 3 है उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ा सा इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। 1.3% से जो है थोड़ा सा हम लोग ग्रो करेंगे, ऐसा रिपोर्ट बोल रही है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है शिपमेंट के बारे में, यानी कि एक्सपोर्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें जो चाइना के प्रति हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो उसके बारे में बताया गया कि भाई इंडिया का एक्सपोर्ट जो है चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, 16.2%। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बताया गया दूसरी बात, जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा था वो हमारा कम हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पर सीखी, ये कोविड-19 से सीखा है, क्योंकि भाई हम लोग काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं, काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को बॉयकॉट करा है और बहुत कोशिश करिए कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ चुका है चाइना के साथ। क्योंकि होता क्या था, अभी तक इंडिया जो है
चाइना से ढेर सारा इंपोर्ट करता था और एक्सपोर्ट जो है बहुत कम करता था। नाउ अब ये जो फिस्कल डेफिसिट चल रहा था, ये थोड़ा सा अब यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे इकोनॉमी का टर्म है ये फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी कंट्री है, मान लो इंडिया ही है, अगर इंडिया जो है एक्सपोर्ट कम करेगी, ठीक है, कंट्री से सामान बाहर कम भेजेगी और इंपोर्ट ज़्यादा करेगी, ठीक है, कंट्री से सामान ज़्यादा लेगी, तो उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो इसको फिस्कल डेफिसिट को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए वैसे कंट्री के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट अच्छे अगर सही मात्रा में देखें तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर ये जो फिस्कल डेफिसिट था ये काफ़ी हद तक इंप्रूव हुआ है क्योंकि इंडिया ने एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा बढ़ा दिया है अपना चाइना की तरफ। तो ये थे कुछ आर्टिकल। नाउ अब चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो देखो यार, यहाँ पे आ गए पेज नंबर 6, दैट इज़ एडिटोरियल। देखो एडिटोरियल सेक्शन हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस का थोड़ा सा अलग है। क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो करंट डे के एडिटोरियल होते हैं उनका हम लोग आज के टाइम पे यानी कि करंट डे पे ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि आज के एडिटोरियल हैं, इनका हम लोग एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद जो कल है, कल का दिन आएगा, अगले दिन पर नेक्स्ट डे पर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एडिटोरियल 2 बार कवर हो जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिटोरियल ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, और जो कल के एडिटोरियल हैं उनका हमने कल ओवरव्यू ले लिया था, आज हम उनको भी रिवीजन करेंगे। लेकिन आज के एडिटोरियल का ओवरव्यू लेते हैं, काफ़ी आसान है। मैं ओवरव्यू इसलिए देता हूं ताकि आप लोगों को एक चीज़ मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई एडिटोरियल क्या कहना चाहता है। नहीं तो मैं पहले क्या करता था कि जो कल के एडिटोरियल हैं उनका ही डिस्कशन करता था, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है ताकि आपकी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं, ये हम लोग एडिटोरियल सेक्शन को वापस से रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे पहला एडिटोरियल बात करता है न्यू पीक के बारे में। अगर आज के टाइम पर देखें, कोविड के केसेस लगातार स्पाइक में देख रहे हैं, कोविड के केसेस लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि बात करें महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, केरला में हो गया, डेली बेसिस पे लगातार फ्रेश केसेस निकल रहे हैं। तो उन केसेस को कंट्रोल करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, इंडिया को स्पीड अप करना पड़ेगा अपना वैक्सीनेशन। जो भी वैक्सीन कर रहे हो भाई, आप वैक्सीनेशन दे रहे हो कोविड-19 के अगेंस्ट में, तो उस वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज जो है सिचुएशन वैसी ही वापस आ जाएगी जैसे अभी पहले थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर दूसरा आर्टिकल बात करता है ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स जो है वो सभी लोगों का, एवरी वंस बिजनेस बोला गया है। इंडिया को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो इंडिया में आज के टाइम पे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी यानी कि जो लोग हैं अपने चॉइस से गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, तो जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत बातें बताई गई, जैसे कि हमारी फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, फार्मर प्रोटेस्ट का डिस्कशन करा गया है। साथ ही साथ जो हमारी अभी एक्टिविस्ट हैं दिशा रावी, उनके बारे में भी डिस्कस करा गया है कि भाई रिसेंट अरेस्ट हुआ है दिशा रावी का, 22 ईयर की जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, तो इनका भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें देखने को मिला। इनका अरेस्ट हुआ, क्यों हुआ ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर आज के टाइम पर चल रही हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई ह्यूमन राइट्स जो है वो सभी लोगों का बिजनेस नहीं है, तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आज के टाइम पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा देख रहे हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स तक यहाँ पे वॉयलेट हो रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि दिशा रावी का केस आप लोग देखोगे, यहाँ पर कोई बात में बात नहीं थी और इस केस को इतना बढ़ा कर दिया, और आप देखोगे लगातार 1 सप्ताह से हम लोग इस केस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर यहाँ पे बोला गया है कि भाई अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भाई जैसे कि फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है तो लोगों के पास राइट टू प्रोटेस्ट है, तो उसको सप्रेस करा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यही चीज़ है, फार्मर प्रोटेस्ट और जो 22 साल की जो लड़की का भी यहाँ पे टूल किट का केस हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करा गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया आफ्टर द कूप, जो म्यांमार मिलिट्री है, म्यांमार के अंदर क्या है, मिलिट्री कू देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है, वहाँ पर जो मिलिट्री है और जो है मिलिट्री उसने पूरी तरह से म्यांमार को कंट्रोल कर लिया है। क्यों कंट्रोल किया है, मिलिट्री का कहना यह है कि भाई जो अभी इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन की जो लीडर थी आंग सान सुई की, इन्होंने यहाँ पर गलत तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं, तो मिलिट्री ने अपने हाथ में सारी चीज़ें ले ली हैं और जो वहाँ की म्यांमार की डेमोक्रेसी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो बोला यह जा रहा है कि भाई म्यांमार की जो मिलिट्री है उसको अगर यहाँ पे मस्ट मूव फास्ट टू एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, अगर आपको कंट्रोल करना ही है, क्योंकि म्यांमार आज के मिलिट्री जो है पूरी तरह से म्यांमार को आज के टाइम पर कंट्रोल कर रही है, तो फिर क्या करना है, आपको तेज़ी से लेकर चलना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि जितने भी पॉलिटिकल क्राइसिस हैं आज के टाइम पर उनको आप लोग एंड कर सको, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं। आप देखोगे म्यांमार के अंदर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें म्यांमार में मिलिट्री का रूल नहीं
चाहिए हम लोग को, जैसे डेमोक्रेसी होती थी वैसी डेमोक्रेसी चाहिए, हम लोग अपनी तरफ से चूज़ करके ही अपने लीडर को बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर ये इसके बारे में भी कल थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूंगा, कैसे हम लोग पेट्रोल के प्राइसेस को यहाँ पे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको कल यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। ये दोनों पेट्रोल से रिलेटेड आर्टिकल हैं, तो कल मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा, तो कल का इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। तो यहाँ पे मैंने आज का एक ओवरव्यू भी यहाँ पे पेट्रोल के लिए नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि बेसिकली कल हमें डिस्कस करना ही करना है कि भाई जो है प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, एक्साइज ड्यूटी कैसे लग रही हैं इन चीज़ों के ऊपर, क्या इसके पीछे का ठोस रीज़न है, ठीक है, क्या कर सकते हैं आगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद आज का जो है आप देख पाओगे ये कार्टून पिक्चर है, एडिटोरियल सेक्शन में आता है कार्टून पिक्चर। तो कार्टून पिक्चर के अंदर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, कंट्री के अंदर फार्म प्रोटेस्ट, मीडिया और बहुत सारी चीज़ें जो है कंट्री के अंदर आज के टाइम पर आप देखोगे चल रही हैं। हम लोग तो न्यूज़पेपर में कवर करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर अलग हैं, बिल्कुल हटे हुए हर चीज़ से। देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट बिहेव लाइक किंग्स, स्टे कनेक्टेड टू द ग्रास रूट। इनके द्वारा बोला जा रहा है दूसरे लीडर्स को कि भाई किंग की तरह आप बिल्कुल मत रहो, राजा राजाओं की तरह मत रहो, बिल्कुल भी आपको ज़मीन से लगे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ही हमारे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा आसमान में है। तो इस तरीके का जो है यहाँ पर ये कार्टून पिक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो कार्टून पिक्चर बेसिकली ये कहने का मतलब है इसका। नाउ अब हम कल के एडिटोरियल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 पर, ये हमारे कुछ कल के एडिटोरियल्स, इनका रिवीजन करेंगे जल्दी से। पहला जो आर्टिकल है, पहला एडिटोरियल था वो किस चीज़ के बारे में था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कल भी बताया था और आज भी बता दिया है। क्या केस है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फेसबुक है उसको लेकर क्या केस था। अभी तक ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता था कि भाई फेसबुक को पैसा पे करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की लोकल मीडिया को, तो वो सब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये हमने अभी के अभी डिस्कस करा है, और क्या इस पर डिसीजन आ चुका है, क्या इन दोनों का एग्रीमेंट हो चुका है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और इस वाले आर्टिकल को तो मैंने कल ही डिटेल में डिस्कस कर दिया था कि भाई आज के टाइम पे अगर हम बात करें चाइना के साथ, हम अगर रिलेशन के बारे में बात करें तो फिर चाइना के साथ रिलेशन हमारे पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, और ज़्यादा ख़राब तब हुए हैं पिछले एक साल से। पिछले साल मई 2020 की बात है, तब से हमारे रिलेशन ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बोलें तो ऐसी सिचुएशन हम लोग को पहले बहुत देखने को मिली है। अभी क्या हुआ है, अभी तो भाई चाइना और इंडिया के बीच में डिसएंगेजमेंट देखने को मिला है, लेकिन जो इस तरीके का डिसएंगेजमेंट है वो हम लोग पहले भी बहुत सारे ईयर्स में देख चुके हैं लगभग। और उसी तरीके से आज के टाइम पर भी ये देखने को मिल रहा है। तो ये ऑथर का द्वारा ये कहना है भाई ऐसा लग नहीं रहा है कि सुधर जाएगा चाइना, आने वाले टाइम पे फिर से ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जो कि अभी तक क्रिएट हो रही थी। और उसके बाद ये आर्टिकल भी हमने कल ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब हम जो वो डिस्कस करेंगे जो हमने कल डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, वो था ये वाला। यहाँ पर बात करी गई है सेडिशन के बारे में। सेडिशन का मतलब क्या होता है इसका राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह या फिर आप कह सकते हो देशद्रोह। तो भाई आज के टाइम पे हम अपने कंट्री के अंदर क्या देख रहे हैं, कंट्री के अंदर अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई मान जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। वो जो प्रोटेस्ट है कंट्री के अंदर उसको सप्रेस कर दिया जा रहा है, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? सरकार क्या करती है, उस पर देशद्रोह का चार्ज लगा देती है, सेडिशन का चार्ज लगा देती है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई, ठीक है। उसके द्वारा यहाँ पर एक केस हुआ था पहले 1870 की बात है, नहीं सॉरी, केस जो है हुआ था 1962 में। केस का नाम है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो सेडिशन का चार्ज है, देशद्रोह का चार्ज, ये हमारी कंट्री में लाया कौन था? ये कंट्री में हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, इंडियन पिनल कोड में लाया गया था। और 1870 की बात है, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो ये अंग्रेज इस्तेमाल करते थे इसका। और अंग्रेज कैसे इस्तेमाल करते थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके खिलाफ ही इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है, ये देशद्रोह का चार्ज। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर कोई कंट्री के अंदर वायलेंस हो रहा है, पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है, तो सही है, चलो भाई आप लगा सकते हो ये चार्ज। लेकिन आज के टाइम पर देखें हम तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि बहुत सारे लोगों का कुछ भी गलती नहीं होती है, लेकिन उनके ऊपर ये देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग बाहर निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन आज के टाइम पर हम अपने इंडिया के अंदर देख सकते हैं। एक यहाँ पर आप देखोगे एक बॉडी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसके द्वारा बताया गया भाई 2016 और 2019 ये इसके बीच में जो नंबर ऑफ केसेस हैं सेडिशन के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। केसेस जो हैं काफ़ी तेज़ी से निकले हैं। यानी कि अगर हम बात करें एक तरीके से ऑथर के द्वारा कहना है जो मोदी गवर्नमेंट है उसके अंदर जो सेडिशन के चार्जेस हैं, यानी कि सरकार ने जो है देशद्रोह के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए, लगभग 160% से बढ़े हैं। जिसके अंदर भाई साबित पता है कितने हुए हैं, यानी हकीकत में साबित हुए हैं 3.3% तक, यानी 160% तक आपने लोगों के ऊपर देशद्रोह का
का चार्ज लगा दिया, लेकिन जब साबित करने की बात आई तो भाई सिर्फ और सिर्फ 3 आप कह सकते हो 3.3% तक लोग ही जो है देशद्रोह के केस में आप कह सकते हो बिल्कुल साबित हुए कि हाँ भाई वो देशद्रोही है। लेकिन बाकी सारे लोगों को ऐसी के ऐसे रिलीज़ कर दिया जाता था, ऐसी के ऐसे रिलीज़ कर दिया जाता है आज के टाइम पर भी, ठीक है, ऐसी छोड़ दिया जाता है उन्हें। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए यहाँ पर ये लाया गया, उसको सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात ये बोली गई भाई, यूके यूनाइटेड किंगडम जो है ये सारी चीज़ें लेकर आया था, देशद्रोह का चार्ज हमारी कंट्री के अंदर लेकर आया था, उसकी कंट्री में भी था, लेकिन उसने यूके ने 2010 में अपनी कंट्री के अंदर से ये सेडिशन का चार्ज हटा दिया। और आप देख सकते हो जिसने ये चार्ज बनाया था, जिसने ये लॉ बनाया था, वो ही अपनी कंट्री के अंदर हटा चुका है, लेकिन हम लोग इसमें अभी भी जी रहे हैं और यहाँ पर चीज़ों को गलत तरीके से टैकल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये हमने खल तो डिटेल में नहीं देखा था, इसमें बेसिकली बात करी गई है जूनोटिक डिजीज़ के बारे में। बोला जा रहा है साइंटिस्ट इन द पैंडेमिक, आज के टाइम पर देखें तो साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है पैंडेमिक में और बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो भाई यहाँ पर साइंटिस्ट ने, आप देख पाओगे कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम की, कोविड-19 का जड़ नहीं निकाल पाए हम लोग, कोविड-19 की वैक्सीन जो है कोई भी साइंटिस्ट इतनी जल्दी नहीं प्रिपेयर कर पाया, ठीक है। तो उसके बेसिस पर देख पाओगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है पैंडेमिक के दौरान पे। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म है जूनोटिक डिजीज़, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बस खाली ये मालूम होना चाहिए जूनोटिक डिजीजेस का मतलब क्या है, क्या होती हैं ये डिजीजेस। चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, यहाँ पे आप नीचे देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो वर्ड जूनोसिस है, इसका आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस करा गया था, एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, 1880 में ये वर्ड लाया गया था, तो आपको ये याद रखना है। और बेसिकली जूनोटिक डिजीज़ क्या है, ऐसी डिजीज़ जो कि एनिमल्स में फैले और एनिमल्स के बाद आदमियों में फैले, ठीक है, एनिमल्स और मैन दोनों में फैल जाती है डिजीज़। और ये जो जूनोसिस है ये बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे स्प्रेड कैसे होते हैं भाई, यानी कि जो डिजीज़ स्प्रेड कैसे होती है, सबसे पहले तो कॉन्टामिनेटेड ऑफ वाटर और फूड सप्लाई, यानी गंदा पानी आप खा रहे हो, गंदा खा रहे हो या फिर गंदा पानी पी रहे हो, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीजेज आदमियों के अंदर हो जाती हैं। या फिर देखो मैंने क्या बताया, जानवरों से फैलता है इंसानों के अंदर, तो उस तरीके से एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। मान लो आपके कोई पालतू जानवर है, उसको कोई बीमारी है, उसने आपको टच कर दिया या फिर उसने आपके काट लिया है, कोई स्क्रैच मार दिया है, तो उससे आपके बॉडी में बीमारी होगी, फिर आप दूसरे को फैलाओगे, फिर तीसरों को फैलाओगे, तो उस तरीके को हम लोग बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो जाती है, दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख पाओगे, अगर आप लोग आ जाते हो कि एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि कोई भी मतलब कोई बीमार जानवर है अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, आप यहाँ से पास से निकल गए और ये बीमार है, तो इसकी वजह से भी आप लोगों को जो है, आप वहाँ से पास से निकल रहे हो, पास में आप उसके घूम रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब इसके थ्रू भी, यहाँ पे वेक्टर बॉर्न के थ्रू भी हो जाती है। जैसे कि जो मॉस्क्यूटो वगैरह हो गया, ठीक है, जो मच्छर वगैरह हो गया, पहले वो किसी और की बॉडी पे बैठा, फिर यहाँ आपकी बॉडी पे बैठा, फिर उसने काटा, तो उसकी वजह से भी जो है बीमारियाँ फैल जाती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली बात करी गई नेक्स्ट आर्टिकल में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई अगर हम लोग एनिमल हस्बेंड, देखो पैंडेमिक की वजह से सब कुछ लॉस में गया है, तो ऑब्वियस ही बात है एनिमल हस्बेंड्री को भी लॉस हुआ है। तो बेसिकली बोला जा रहा है अगर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर को बूस्टअप कर देंगे, इसको अच्छा कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा, जो सोशो इकोनॉमिक न्यूट्रिशन बेनिफिट हैं वो हम लोग को ढेर सारे मिल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया एनिमल हस्बेंड्री को लेकर। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है ये आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पाओगे एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है, इसमें होता क्या है कि भाई जैसे कि कोई भी फार्मर हो गया, कोई भी लोग हो गया, वो अगर किसी भी जानवर को पाल रहे हैं, जैसे कि घोड़ा हो गया, शीप हो गया, बफेलो हो गया, उसकी अच्छे से केयर करना हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। केयर करके बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पाओगे फूड हो जाता है, लेदर प्रोड्यूस कर लेते हैं, मेडिसिन हो जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हो जाती हैं हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं एनिमल्स का इस्तेमाल करके, उनको पाल कर, उनकी केयर कर, तो उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका भी कोविड-19 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नाउ एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जिससे कि ये सेक्टर को बूस्टअप मिले और जो है चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारे इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि भाई अगर एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से चलेगा तो भाई एग, आज के टाइम पर अंडा महंगा है, तो एग जो है वो सस्ता हो जाएगा, बहुत सारे आपको मिल्क प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर भी हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा कल का, ये हमने कल का अपना जो कार्टून पिक्चर था इसको हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।